नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिंदी दुनिया। मैं आप सबकी खैरियत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आज के इस वीडियो में हम एक और नई जानकारी लेंगे। हम समझेंगे शब्द क्या है। शब्द विचार पर हम पूरी गहराई से चर्चा करेंगे और इस दौरान हम जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हमेशा की तरह हम खेलेंगे एक रैपिड फायर क्विज। क्या आपको पता है कि गुलाब किस भाषा का शब्द है? क्या आपको पता है यार किस भाषा का शब्द है? क्या आपको पता है याद किस भाषा का शब्द है? तो ऐसी ढेर सारी खूबसूरत और रोचक जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी और हम बहुत सरल और रोचक तरीके से शब्द पर विचार करेंगे। मेरा वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप कभी भी शब्द से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई गलती नहीं करेंगे और बहुत आसानी से आप शब्द और शब्द से संबंधित तमाम इसके भेद और भेदों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। शब्द की परिभाषा समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कि एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बने सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये सार्थक क्या है? इसी को ध्यान से समझना है ताकि हम ठीक से जान पाए कि शब्द क्या है। सार्थक क्या है? सार्थक अक्षर समूह को ही हम शब्द क्यों कहते हैं? उदाहरण के लिए मैंने यहां एक शब्द लिखा पानी। तो आप देख रहे हैं यह दो अक्षरों पा और नी और ध्वनियों से मिलकर के बना है और इसका एक वास्तविक अर्थ है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम लिखें नीपा, तो यह अक्षरों और ध्वनियों का मेल तो है लेकिन इसका कोई सही अर्थ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सार्थक अक्षर समूह को ही हम शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, कमल। कमल एक फूल है। अब इनको हम अलग अलग कर दें, ल, म और क, तो यह भी अक्षर समूह हुआ लेकिन यह कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं कहलाएगा। इसलिए एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से सार्थक अक्षर समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अब आइए समझते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अक्सर इससे संबंधित सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इन आधारों की सही जानकारी नहीं होने के कारण हम प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं। इन वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है: व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों आधारों में ये जो 2 आधार हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इन्हीं दोनों आधारों के ऊपर हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन 2 आधारों का हम सिर्फ परिचय प्राप्त करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकें। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताएं, रचना के आधार पर बताएं, और आपसे पूछा जाता है सब में आप सिर्फ 4 शब्दों के प्रकार बता देते हैं, तो ये आप गलती करते हैं। तो आइए बहुत बारीकी से सीखते हैं और बहुत रोचक ढंग से सीखते हैं, मजा आने वाला है। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बाद आता है बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो इस आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जो तीसरा आधार है वह है विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं: पहला विकारी और दूसरा अविकारी। इसका परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है।
अब विकारी में इस शब्द प्रकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। और अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चौथा आधार है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी और विपरीतार्थक शब्द। तो ये हुए कि किन आधारों पर हम शब्दों को वर्गीकृत करते हैं और उन आधारों पर वर्गीकृत करने के बाद शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सभी आधारों में उत्पत्ति के आधार पर और रचना व बनावट के आधार पर शब्दों का जो प्रकार है, इन्हें समझना और जानना बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब एक एक करके इनके बारे में हम समझेंगे। तत्सम शब्द कहते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, अर्थात ये शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जिस रूप में वो लिए गए हैं ठीक ठीक उसी प्रकार से बिना किसी परिवर्तन के वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आम्र, कर्पूर, क्षीर ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में ठीक वैसे ही होता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संस्कृत में जब ये शब्द आते हैं तो वो अपनी विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं, जैसे कि फलम, ठीक है ना, तो ये विभक्ति चिन्ह के साथ है। लेकिन हिंदी में विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं, ठीक ठीक वो शब्द लिए जाते हैं। जैसे कि फलम हो गया, आम्रम हो गया। ये जो कर्पूर है यह संस्कृत में कर्पूरा होगा, लेकिन हिंदी में ये ठीक ठीक कर्पूर के रूप में ले लिया गया है। इसके बाद आता है तद्भव। तो तद्भव कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरते हुए लंबे समय में परिवर्तित होकर हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी कि हिंदी में इन शब्दों के स्वीकारने की प्रक्रिया जो है वह बहुत लंबी चली है। कैसे? आइए इसे हम एक उदाहरण। अग्नि जो है वह संस्कृत का शब्द है, लेकिन यह हिंदी में यानी कि जब तद्भव रूप में आया तो वह आग हो गया। लेकिन अचानक यह प्रक्रिया नहीं घटित हुई। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि लंबे समय तक विभिन्न भाषाओं से गुजरते हुए अंत में हिंदी में जो रूप इनका स्वीकृत हुआ वह हुआ तद्भव। तो आपको बता दूं कि अग्नि को प्राकृत में अग्गी कहा जाता था, यानी कि अग्नि से अग्गी और फिर अन्य भाषाओं से होते हुए अंत में यह आग के रूप में इसको स्वीकार किया गया। तो ये हुआ तद्भव का विभिन्न भाषाओं से लंबे समय से गुजरने की प्रक्रिया का उदाहरण। एक और उदाहरण आप देखें, वत्स। वत्स संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसे कहा गया है बच्चा, स्वीकृत हो गया है, लेकिन प्राकृत में वत्स कहा गया, यानी कि वत्स से बच्चा बनने की जो प्रक्रिया रही वह वत्स से भी होकर के गुजरी है। तो ये है संस्कृत यानी कि तत्सम से बदलते हुए भिन्न भाषाओं को पार करते हुए जो शब्द हिंदी में स्वीकृत हो गए, उन्हें हमने तद्भव कहा। कुछ और रोचक उदाहरण देख लीजिए, जैसे जिह्वा संस्कृत है, जीभ तद्भव हिंदी, चंद्र तत्सम, चांद तद्भव, मयूर तत्सम, मोर तद्भव। जब हम तद्भव का विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तो यह बनता है तत् जोड़ भव। तत् मतलब होता है उससे और भव मतलब उत्पन्न, यानी कि तद्भव उससे उत्पन्न, और उससे किससे? संस्कृत से। तो इसके अर्थ को तोड़ने मात्र से हमें पता चल जाता है। इसके बाद आता है देशज। देशज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देश जोड़ जो, अर्थात देश में उत्पन्न, देश की अन्य बोलचाल की भाषाओं से
स्वीकृत शब्दों को हम देशज कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें ठीक ठीक पता नहीं होता है, लेकिन बस हमें ये पता होता है कि यह देश की विभिन्न बोलियों और अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो हिंदी में बहुत आराम से स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें हम कहते हैं देशज। जैसे पगड़ी, चिड़िया, बेटा, बाप, ये पता नहीं कि देश की किन बोलियों और किन भाषाओं से। जैसे एक शब्द और है रोटी, रोटी भी देशज शब्द है। हलचल, यह भी देशज शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे देशज शब्द हैं जो हिंदी में स्वीकृत कर लिए गए। इनको आप शुद्ध देसी शब्द भी आप कह सकते हैं, जो अपने हिंदुस्तान की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से लिए गए हैं। जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं विदेशज। यहां भी नाम से स्पष्ट है, विदेश जोड़ जो, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आगत शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हिंदी में लिए गए हैं, जिसमें कि तुर्की भाषा है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, पुर्तगीज है ना। और उन वे शब्द इस प्रकार से हिंदी में रच बस गए हैं कि ये कई बार फर्क करना मुश्किल होता है, ये पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये किस भाषा के शब्द हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था, गुलाब, यार, इस तरह के शब्द आ गए हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है विदेशज। मैं आने वाले समय में प्रतिदिन एक छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा और 50 या 30 या 20 बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो विदेशी भाषाओं के और हिंदी में आ गए हैं, रच बस गए हैं, जिनका हमें पता ही नहीं, उन शब्दों के बारे में मैं आपको बहुत रोचक जानकारी दूंगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लीजिए। बहुत खूबसूरत और कमाल के उदाहरण देखिए। गुलाब, यार, चेहरा, याद, जिनका इस्तेमाल हम आए दिन अपने डेली रूटीन में करते हैं, ये शब्द हैं फारसी भाषा के। उसी प्रकार दुनिया, मुहावरा, मदद, ये शब्द किस भाषा के हैं? अरबी से हैं। तोप, लाश, सुनते हैं ना हिंदी फिल्मों में, लाशें बिछा दूंगा लाशें, तो ये जो लाश शब्द है यह तुर्की भाषा का शब्द है। उसी प्रकार अचार, अचार जो आप खाते हैं, रोज बोलते हैं कि मम्मी आम का अचार दो, नींबू का अचार दो, ये अचार जो है पोर्चुगीज भाषा का शब्द है। उसी प्रकार चाबी, कमरा, ये सारे शब्द जो हैं, अचार, चाबी, कमरा, ये पोर्चुगीज भाषा के शब्द हैं। अब तो ये छोटे से कम उदाहरण मैंने दिए। फारसी भाषा के 50-40 ऐसे शानदार शब्द हैं जो हिंदी में इतने रच बस गए जिन्हें हमें फर्क करना मुश्किल होता है। उन शब्दों को भी मैं एक एक करके ले आऊंगा। अरबी भाषा, तुर्की, पोर्तुगीज, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और भी बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को मैं अलग से एक एक करके लेके आऊंगा। आइए अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति और रचना, ये जो 2 आधार, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब बहुत कम समय में हम इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे और फिर खेलेंगे फटाफट क्वेश्चन राउंड क्विज। आइए, बहुत आसान है इसको समझना, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला प्रकार है रूढ़। रूढ़ कहते हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। खंड सार्थक होने से मतलब क्या है? जब हम शब्दों के खंड करते हैं तो उनके खंड का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे एक शब्द है नाक, ठीक है, तो नाक को अगर हम तोड़ेंगे, इसका खंड करेंगे तो हमें मिलेगा ना और क। तो हमें यह दिखाई देता है कि ना का भी कोई अर्थ नहीं है और क का भी कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जब हमने इन्हें तोड़ा तो तोड़ने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं मिला। जैसे कि ले लीजिए पानी, ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए, पा और नी। लेकिन अलग से न तो पा का कोई अर्थ है, न तो नी का कोई अर्थ है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। आता है यौगिक। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं यौगिक। जैसे घुड़सवार। अब देखिए, घुड़सवार में 2 रूढ़ हैं, घुड़ और सवार। अब इसको आप तोड़िएगा तो घुड़ और सवार यानी कि घोड़ा और सवारी करने वाला, दोनों खंडों के सार्थक अर्थ क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।
उसी प्रकार क्या है, आग बबूला है, इसको आप तोड़ेंगे तो मिलेगा आग और बबूला, गुस्सा होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक में दो रूढ़ शब्द मिलते हैं जिनके सार्थक खंड खंड करने पे भी अर्थ निकलते हैं। इसमें संधि और समास भी यौगिक में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा राजपुत्र, ठीक है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, राजा का पुत्र। तो संधि समास से जुड़े हुए शब्द भी, प्रत्यय और उपसर्ग से भी जुड़े हुए जो शब्द हैं वह भी यौगिक में आते हैं। अब आइए अंत में जानते हैं योग रूढ़ क्या है। योग रूढ़ कहते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अक्षरों से मिलकर बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़। अब सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करने का क्या मतलब है, देखिए छोटा सा उदाहरण और समझिए, बहुत आसान। यहां मैंने लिखा पंकज। पंकज बना है पंख और जौ के मिलने से। पंख मतलब होता है कीचड़ और जौ मतलब जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कमल। तो आपने ये देखा कि पंकज ने अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, कभी हम किसी पंकज को कहते हैं क्या कि तुम कीचड़ में जन्मे हुए हो, कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं पंकज मतलब कमल, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला जो सामान्य अर्थ है इसको छोड़कर विशेष अर्थ यानी कि कमल का फूल धारण किया है, तो ये होगा योग रूढ़। ठीक है, उदाहरण लीजिए, यहां लिखा है लंबोदर, यानी कि लंब जोड़ उदर। लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, यानी कि जिसका पेट लंबा हो। लेकिन लंबोदर हम कहते किसको हैं, किसको कहते हैं, गणेश भगवान को। सुनते हैं ना लंबोदरम, हाँ, तो अर्थात लंबोदर यानी कि लंबा पेट, लंबा उदर, यह जो सामान्य अर्थ है इसको छोड़कर यह शब्द जो है वह अर्थ धारण कर रहा है गणेश, इसलिए यह क्या होगा, योग रूढ़। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगा। अब हम क्विज खेलने वाले हैं, क्वेश्चन राउंड आपके साथ शुरू होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नेट जेआरएफ की तैयारी से जुड़े हुए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा एक विद्यार्थी है संजय, जो हिंदी साहित्य दुनिया इस तरह से करके एक चैनल चलाता है जिस पे यूजीसी नेट से संबंधित तैयारियां वो करवाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का लिंक दे दूंगा। स्पेशली जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं वो संजय के चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो आइए क्विज खेलें। और हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि विदेशी भाषाओं से लिए गए मज़ेदार शब्द जो हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं, कोई अरबी का है, कोई फारसी का है, तो क्या आप इसमें रुचि लेना चाहेंगे कि मैं विदेशी भाषाओं के उन शानदार शब्दों को छांट कर एक एक वीडियो में, जैसे किसी दिन फारसी भाषा के 20-50 शब्द बता दूं, किसी दिन तुर्की भाषा के शब्द बता दूं, तो कमेंट में साफ साफ आपको लिखना होगा कि सर विदेशी भाषाओं से संबंधित शब्दों के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो आइए अब खेलते हैं फटाफट क्वेश्चन राउंड, हो जाइए तैयार। पहला सवाल है आज के इस क्वेश्चन राउंड का कि दुनिया किस भाषा से लिया गया शब्द है। सवाल नंबर 2, चेहरा किस भाषा से लिया गया शब्द है। सवाल नंबर 3 कि बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और सवाल नंबर 4, कमरा किस भाषा से लिया गया शब्द है। वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करना और बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द हम हाजिर होंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए और शानदार विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल हिंदी दुनिया। नमस्कार।